कुछ लॉज ऐसे हैं जिसके अंदर बीइंग द मेल हैज़ टू प्रूव कि उसने गलत नहीं करा है। वो थोड़ा-सा एक दिक्कत हो जाती है। वुमेन डज़ नॉट हैव टू प्रूव कि उसके साथ गलत हुआ है। विल इज़ वन डॉक्यूमेंट, बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, बोथ आर एनफोर्सेबल एंड बोथ आर चैलेंजेबल। What are the two or three things that a person should look or remember before entering into an agreement? मैंने उसमें ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर ले लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने पूरी बिल्डिंग ले ली। गोयल साहब कल को वापस आ रहे हैं, दीदी ये छत तो मैंने बेची। You know what I feel is कि फाइनेंस और लॉ ना कोई सेपरेट वर्ल्ड नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो फाइनेंस नहीं होगा। फाइनेंस जो है वो सारा ही लॉ पे बेस्ड है। Nominee is a temporary custodian, temporary beneficiary post the death of one person. That's it. And the legal heir is the actual entitlement holder who may claim it afterwards. Then when she asked me, I told her whatever the X amount. She says कि कितने का क्या काम है, पेपर ही तो पढ़ने हैं। क्योंकि यार ये तो ऐसा बड़ी कॉमन सी सेइंग भी बन गई है यार कि जो पिताजी छोड़ के जा रहे हैं बेटा वो समाज भी ले तो जंगी की। फीमेल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डिवोर्स के बाद एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है। बट आपको क्या लगता है कि जो एलिमनी वाले कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं मेल मेंबर्स को एक्सप्लॉइट करा जाता है या फीमेल को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है? व्हाट इज योर टेक इन द केस ऑफ एलिमनी? हर्षद मेहता स्कैम 1992 में, केतर पारेख स्कैम 2001 में, सत्यम स्कैम इन 2008, हारा स्कैम इन 2010 और पीएनबी स्कैम 2018। अंशुल भाई, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीगल एंगल ऑफ मनी। डेफिनेट। हाय एवरीवन, वेलकम टू शिप यात्रा। हम जो आज बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, सबको रिटर्न्स तो कमाने हैं, बट वन थिंग दैट वी इग्नोर इज लीगल साइड ऑफ मनी। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, एडवोकेट अंशुल जैन, who is a practicing lawyer at Delhi High Court and has handled over 100 plus litigations in corporate advisory, due diligence, and litigations. Anshul bhai, welcome to our podcast. थैंक्स प्रकाश, थैंक। अंशुल भाई, इंडिया में क्या होता है, हम सब ना रिटर्न्स के पीछे पहले भागते हैं। बट रिसेंटली इतने सारे स्कैम्स हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1992 हर्षद मेहता हुआ, सारा स्कैम हुआ। व्हाट इज वन थिंग जो लोग अभी इन्वेस्ट करना अपने जब भी शुरू करने वाले हैं या कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ऐसी कोई दो या तीन चीजें जो उनको चेक करनी चाहिए अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? सी मेरे अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एन नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, पीपल टेंड टू इग्नोर इट कि इंटरनेट पे लिखा है, तो ऐसा नहीं है। दीदी रिसर्च, उस पर्टिकुलर वर्ड हो गया रिसर्च, रिसर्च उसके बारे में करनी बड़ी जरूरी है। एंड दैट कॉल्स फॉर आपको रिसर्च से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको ग्रास्प करो, इवेल्युएट करो एंड देन इन्वेस्ट करो। इट इज़ योर मनी, नोबडी इज गोना steal it from you, but it actually happens. People get scammed. Why do they get scammed? Because of lack of knowledge. That's it. So gain the knowledge. Knowledge is power, and that will how you secure your money. सुनशो भाई, जैसे आपने बोला रिसर्च वाला जो पार्ट है, तो कई बार क्या होता है, हम जो रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद भी, जैसे कि सपोज कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम ले, जेपी एसोसिएट्स, बीएचएफएल, किंगफिशर एयरलाइंस, कंपनीज में इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करा, है ना, बट उसके बाद ही ड्यू डिलिजेंस भी चेक करा, प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करी, रिटर्न्स भी चेक करा, सारी चीज़ हुई, बट देन ऑल्सो पीपल गॉट स्कैम है। तो Yes. इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? सी अगर कंपनी सारी जेन्युइन है, सब कुछ उनके पास है और उसके बाद भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट की भी गलती है, या मार्केट में उस कंपनी की क्या पॉलिसीज थी उनकी गलती है। उसके बारे में मैं ही समझ सही किसी कॉमन मैन को नॉलेज होगी, हाँ। बट उसने अपना बोनाफाइडली चेक करा तो उसके साथ अगर कोई स्कैम हो गया है तो उसके बाद उससे डील करने के तरीके हैं, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हैं, लॉ की प्रोटेक्शन है, वहाँ पे उस वाले लीगल राइट को एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाँ। सो हमारा जो इंडिया का भी फ्रेमवर्क है, कहीं न कहीं जो लोगों की एसआईपी की यात्रा है या वेल्थ की यात्रा है कहीं न कहीं, सो दैट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स। यस। जैसे हम आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग दैट वर्क्स गुड या बेस्ट, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन लॉ। अभी जो हमारा फाइनेंस का इंडियन सिस्टम है, दैट इज़ बेस्ड ऑन सेबी लॉ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम फ्रेंच ऑफ आर्ट्स का भगवान भी कहते हैं। यस। सेम वे, बट जो एक डिस्पैरिटी है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, टियर 3, टियर 4 सिटीज़, ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते See, Savi, you rightly pointed out just security exchange code of investments, जो भी उसकी full form है, that there's a word act as well after हैं? it. हाँ, सेबी एक्ट। So that act, SEBI Act protects you. That works solely in the interest of the investor. हाँ, They listen, they'll give the redressal and a proper redressal backed by the government authorities. हाँ, So that is what India or Tier 2, Tier 3 cities look for. हाँ, That they whatever they are procuring out of their finances, that is being invested and that is being protected. If the part of protection is concerned, जो प्रोटेक्शन उनको गवर्नमेंट से मिलती है तो उनके माइंड में एश्योरेंस है। जैसे कोई भी बेसिक बात से हम स्टार्ट करें, हमारी कोई नहीं सुन रहा तो कोर्ट सुनेगी। कोर्स। सेम वे में दे मस्ट नो अबाउट द काय देयर इज अ सेबी एक्ट, और वो सेबी एक्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। यू बीट एनी कॉस्ट, उनके किसी भी लेवल के स्कैम हो जाए, मे बी देयर इज अ डिले,
Maybe there are some glitches, but that is how the system changes and the process of change takes place. हाँ, So, uske according, they are protected. They must be very assured about the fact that the government is with them. And Indian government, particularly of Digital India, चलना शुरू हुआ है. That is what I am saying कि चलना शुरू हुआ है. चलते चलते आगे तो कहीं कहाँ तक भी जाएगा. हाँ, बट जब जर्नी चल रही है तो उसकी प्रोटेक्शन का फायदा उठाना चाहिए सब. हाँ, हाँ। सो अंशुल भाई जैसे क्या होता है ना, फाइनेंस से आप पैसा तो क्रिएट कर सकते हो, बट कहीं न कहीं लॉ ही उसको प्रोटेक्ट करता है। सो क्रिएटिंग मनी इज़ डिपेंडिंग बट प्रोटेक्टिंग इज़ डिफरेंट। वेरी डिफरेंट. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी जो हमारा सिस्टम है, लोग अगर उनके साथ कोई स्कैम हुआ, फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने किसी का पैसा रख लिया या किसी पार्टी ने किसी का पैसा नहीं दिया या पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, सो पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच द कोर्ट्स। कि उनको लगता है कि मैं किसी लॉयर के पास जाऊँगा, वो मेरे को कब रेज़ोल्यूशन देगा। कोर्ट में कई बार कैसा होता है कि एक-एक केस को 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक जो ऐसे दिक्कत आती है, तो एक कोई फास्टर रेज़ोल्यूशन का तरीका हो कोर्ट्स के पास, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो कॉमन मैन है, वो कहीं न कहीं अपना कोई सेफ फ़ील मतलब सेफ फ़ील करे और वो जो कोर्ट को अप्रोच करने में उसको दिक्कत है? सी बेसिकली उसके लिए आपका लीगल प्रैक्टिशनर बड़ा मैटर करता है फर्स्ट हुँ, ऑफ ऑल. हुँ, आपके वकील साहब अगर सही होंगे तो डेफिनेटली आगे काम होगा. मैं ये नहीं कह रहा सब वकील खराब होते हैं, बट देयर इज अ मेंटालिटी, देयर इज एन अप्रोच. अगेन वही बात है. मैं डरूंगा ही किसी चीज को लेके तो डेफिनेटली उसका दिक्कत भी मेरे को ज्यादा है. हुँ, ट्रस्ट योर एडवोकेट. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा केस चलते हैं. कुछ जो केस 10-20 साल चल भी जाते हैं उसमें देयर आर रीजंस टू इट. ऐसा नहीं है किसी भी वकील के हाथ में नहीं है कि जस्टिस डिले हो गया. हुँ, And there are Supreme Court judgments which court की justice delayed is justice denied. हुँ, So justice delay होना is not the thing. Actual में there are particular reasons about it. हम उस केस को 10 साल चले हुए केस पे डेप्थ में अगर जाएंगे we'll find everything कि each डेट पे क्या हुआ. अगर एक साल में 6 डेटें भी अगर उस केस में पूरी है हुँ, तो उस 6 साल 10 इंटू 60 के डेटों में हमें पता है कि उस केस में क्या हुआ. एंड उसका मतलब ये नहीं कि जस्टिस डिले हो गया. देयर इज नो इंटेंशनल डिले. देयर आर प्रोसीजरल डिले जो कि टेक प्लेस करेंगे ही करेंगे बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू बी हर्ड. ऐसा नहीं है आज आपकी मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई, आपने मेरे पैसे मांग लिए तो मैं कहूँ कि मुझे कल पैसे मेरे वापस चाहिए. जिसके चाहिए उसको तो चाहिए जल्दी से हुई. हाँ, बट अगर आपने गलत इंटेंशन से नहीं मारे थे हाँ, और आपको अपना पॉइंट प्रूव करने में लग रहा है टाइम हाँ, तो आप गलत थोड़ी हो. हुँ। सो आई थिंक जो भी आपने एक ट्रांज़िशन वाली बात करी, सो एवरी ट्रांज़िशन इज़ डिपेंडेंट ऑन ट्रस्ट। यस. यहाँ पर ट्रस्ट होता है तभी आप पे वो ट्रांज़ैक्शन प्लेस होती है। सो जब कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है? तो हमने सपोज़ हमने कोई भी एक एग्रीमेंट में हम एंटर हुए। सो व्हाट आर द 2 और 3 थिंग्स दैट अ पर्सन शुड लुक और रिमेंबर बिफोर एंटरिंग इंटो एन एग्रीमेंट, कि भाई ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए इन अ एग्रीमेंट। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ दैट इज़ माय कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. यस। मेरी कंसिडरेशन मुझे मिल रही है नहीं मिल रही, वो कंसिडरेशन लीगल है या नहीं है. हुँ, जो मैं दे रहा हूँ वो उस तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, वो कंसिडरेशन जो मैं दे रहा हूँ वो लीगल है या नहीं है. लीगैलिटी प्लस परफॉर्मेंस उस कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है. सपोज आप और मैं एक आर्म डीलर. इंडिया में आर्म डीलर के लिए स्पेशली एक लाइसेंस बनता है. उस लाइसेंस होल्डर आपको या नहीं हो, मैं उस लाइसेंस होल्डिंग क्या कैपेबल हूँ या हाँ, नहीं. हाँ, मेरी कैपेबिलिटी मेरी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी आपको. हाँ, वो आपका पार्ट है. आप जेन्युइन लाइसेंस लाइसेंस डीलर हो या नहीं हो वो चेक करना पड़ेगा मुझे. हाँ, इन दोनों पार्ट में कुछ भी गलत हो गया हाँ, तो डेफिनेटली बात कोर्ट जाएगी. हाँ, जब कोर्ट जाएगी तो कोर्ट दोनों को सुनेगी. दैट हाँ, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. लाइसेंस। तो जब नेचुरल जस्टिस की बात आती है एवरी पार्टी इज हर्ड. हाँ, उसके अंदर जो टाइम लगेगा वो लगेगा. आप अपना पार्ट पेश करोगे, सामने वाला पार्ट अपना पेश करेगा. हुँ, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. हुँ। सो आई गेस लॉ आपने बोला कि एक ट्रांज़ैक्शन जब भी हो रही है तो पार्टी का जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो उसका पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जी, ज़रूरी है। ऑथेंटिसिटी चेक. ऑथेंटिसिटी चाहिए। ऑथेंटिसिटी इज़ द मेन Authenticity, he's authentic or not, he's हाँ, genuine or not, or about his previous performance. That comes to be part of due diligence. कि उसकी previous contracts कैसे हैं, कितने honored है, कितने नहीं हैं. What are his litigations going on? हाँ, Who are the subject of business we are having it? हाँ। That's it. सो अंशु जी क्या होता है हमारे इंडिया में ना 2-3 एग्रीमेंट चलते हैं। जैसे मैं सपोज़ कोई एग्रीमेंट बना लिया तो एक होता है कच्चा एग्रीमेंट कि आप जैसे नॉर्मल जो टाइपराइटर वाले जो लोग होते हैं आपने Document. डॉक्यूमेंट राइटर्स आप वहाँ पर गए, आपने उनको बनवा लिया, नोटरी रजिस्टर करा दिया एंड वन आर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड जो रजिस्टर्ड है वो कहीं न कहीं हमारे पास लगता है कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है या मेरी एक्स्ट्रा लीगल फीस जा रही है। तो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड कराना क्यों ज़रूरी है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जी, इसका हम बेटर समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से. यस। आज सपोज करो कोई इमोनल प्रॉपर्टी है. हाँ, एक फ्लैट है. फ्लैट 200 गज का फ्लैट है ठीक और है। सपोज उसकी ग्राम का मार्केट वैल्यू है समवट अराउंड 1 CR का. हाँ जी, ठीक है। तो 1 CR की अगर मैं मेल हूँ, मेल से खरीद रहा हूँ, मेल को ही बेच रहा हूँ
तो 6% स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। ठीक है। 6% का मतलब हो गया 6 लाख रुपये, 6 लाख। प्लस से 1 लाख रुपीज़ एडिशनल कॉस्ट, पेपर, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, जो प्रोसीजर कॉस्ट होगी। तो अराउंड 7 लाख रुपीज़ बचा के मैं हाँ। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे हाँ। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले लेता हूँ। हाँ। तो मैंने सरकार को क्या दिया, व्हाई वुड द गवर्नमेंट टेक मी? हुँ। That is one aspect of looking at it. And additionally, if there's an unregistered document, that is just a piece of paper for the courts. Okay. How can court rely, being a judicial body, हाँ। how can court rely on such unregistered document? हाँ। That is the question. हाँ। So that is where the importance of getting the documents registered हाँ। comes in. हाँ। And that is when the difference is being established about between an agreement and a contract. हुँ। If an agreement is registered, then that becomes a contract. That's it. The legal binding comes only when you are going through a proper channel and getting the एंड document. इट्स प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड। Yes. तो रजिस्ट्रेशन क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं? जैसे हम एक होता है कि आप कोर्ट पे जाके रजिस्टर करा रहे हो, एक होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास आप जा रहे हो, एक नॉर्मल जो सब रजिस्ट्रार्स होते हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस है? कोर्ट में कब जाना चाहिए? सब रजिस्टर के पास क्यों जाना चाहिए? एसडीएम के पास क्यों जाना चाहिए? See, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हाँ। ये एक मिथ है। हुँ। कोर्ट में आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। हाँ। कोर्ट में आपको कुछ चाहिए तो आपको जो कोई नहीं कहेगा वो कोर्ट पे। हाँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिक्लेरेशन की, हुँ। जो हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की, उसमें बात आ गई डिक्लेरेशन सूट की, कि किस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल के तौर पे कोई भगवान नहीं है, कोई मालिक नहीं है। जो मालिक थे वो इंटरस्टेट चले गए, ठीक है, मैं मैरिड, लॉस्ट हिज सन, वी कम बैक इन सम XYZ इंस्टीट्यूशन। अब उस प्रॉपर्टी को कौन क्लेम करेगा? ये नोबडी। हुँ। सो उसका कोई एक कज़न भाई कहता है कि जी इसका कोई और था ही नहीं, मैं ही था। हुँ। ये बात कहेगा कौन? और वो किसको कहेगा? ऐसा तो है नहीं वो रजिस्टर ऑफिस ही जाके कह देगा हाँ, हाँ, और वो कोई उसकी सुन लेगा। हाँ। बिकॉज़ आप किसी को भी अप्रोच कर दो, यू नीड टू हैव द डॉक्यूमेंटेशन यस, इन यस। वो भी चीज़ें नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो ही विल हैज़ टू अप्रोच द कोर्ट कि जी मेरा था, एंड आप डिक्लेयर करो बीइंग द रीजनल ऑफिसर दैट ये प्रॉपर्टी मेरे को मिली। दैट इज़ द डिक्लेरेशन। देन उस डिक्लेरेशन की जो कोर्ट ऑर्डर होगा या डिक्री कहेंगे उसे, हुँ, हुँ, उस डिक्री को लेके वापस रजिस्ट्रार के पास जाएगा, बिकॉज़ रजिस्ट्रेशन का काम सब रजिस्ट्रार का ही है या रजिस्ट्रार का ही है। हाँ। उसके बाद आ जाता है एसडीएम। एसडीएम इज़ द सब डिविजनल सब मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जब रजिस्ट्रार मेरा काम नहीं करेगा, रजिस्ट्रार इज़ वन पर्सन हू इज़ ओनली रजिस्टरिंग इट। ठीक है। If I face a dispute there, if I face a problem there, or some hurdle is there, the documentation is lacking or something like that, then that case or then that dispute, हाँ। then मेरी बात सुनने वाला SDM होगा। ओके। So they are work in a complementary. पूरा हायरार्की कि Yes. पहले आपका सब रजिस्टर होता है, देन कम्स द एसडीएम और फिर वहाँ पर रिजोल्यूशन होता है, देन इट कम्स टू द Then you can go to the civil court or the civil court as the matter. सो सिंस दैट टॉकिंग अबाउट हायरार्की, तो जैसे हमने सब रजिस्ट्रार देखा, एसडीएम देखा, कोर्ट देखा। सो कोर्ट के लेवल में व्हाट इज द बेसिक लेवल कोर्ट, देन मीडियम लेवल, देन हाई लेवल? इसका हाँ, लेट मी पुट इट दिस वे, एक कोई लेवल नहीं है कोर्ट। कोर्ट का काम है अपना। हर कोर्ट इम्पोर्टेंट है। एक ट्रायल की बात करें तो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। ठीक है। जब वो ट्रायल के हमें अपील चाहिए हाँ। या फिर कुछ उसको रिवाइज करना है या कुछ एडिशनल चाहिए, तो वो हम हाई कोर्ट हैं। हाँ। जब हम हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट हैं। हाँ। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग। ओके। अदर देन दैट जुरिस्डिक्शन पावर होती है कोर्ट अप टू 2 करोड़ ऑफ अ सिविल मैटर जिसमें मेरे को रिकवर करना है, अप टू 2 करोड़ मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊँगा। 2 करोड़ टू 20 करोड़ मैं डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकता हूँ। देन 20 करोड़ के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकते हैं। हाँ, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट सो अथॉरिटी। इफ यू हैव टू लाइक चैलेंज और लाइक हमारे को कोई डिसीजन जो समझ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट, देन व्हाट इज द रेजोल्यूशन और देयर इज नो रेजोल्यूशन? यू कैन फाइल फॉर क्लैरिफिकेशंस इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, आपको कुछ पर्टिकुलर देखो, अगर हम जब सुप्रीम कोर्ट तक कोई मैटर गया फ्रॉम द ट्रायल बोर्ड, तो उसके ऊपर कितनी बात हो चुकी है। बात हो चुकी है। अभी हमने कहा टाइम लगता है, तो हाँ। हर जज ने उसमें 5-7 जजेस ने काम करा है, तो कितनी बातें हो चुकी होंगी। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो कि नो इनसाइड आउट कि उसके अंदर क्या बच रहा है, उस पर्टिकुलर बात को लेके वी कैन सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट इटसेल्फ। यू नो मैं जब भी अपने किसी इन्वेस्टर से मिलता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि योर कैपिटल इज इन योर बिगेस्ट एसेट। जो आपको पैसा है, कैपिटल है, वो आपको बिगेस्ट एसेट नहीं है, इट्स द एग्रीमेंट कि आप कितना जो उसको ऑथेंटिसिटी से या कितना उसको जो लीगली है, कितना बाइंडिंग तरीके से काम कर रहे हो। कभी कल को आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आती है, आपका जो लीगल राइट है कहीं ना कहीं वो एक प्रोटेक्टेड। और लोग बड़े मिसअंडरस्टूड हैं अबाउट दीज थिंग्स कि इंग्लिश ही तो पढ़ी है, इंग्लिश तो पढ़ी, हाँ। इंग्लिश नहीं पढ़ी। हाँ। हाँ। सिर्फ आपके क्या राइट्स हैं, हाँ।
वो उसके अंदर है या नहीं है, वो सब चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है। हाँ। जैसे आपने कहा कि लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते, बिना देखे कहीं भी साइन कर देते हैं। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द 2 और 3 थिंग्स कि एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर है, साइन करने से पहले हमारे को याद रखनी चाहिए? एक बड़ा हिडन एस्पेक्ट है इन सब चीज़ों में, एक तो सबसे पहले नेम की स्पेलिंग चेक करो। हुँ। सिंस वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन नाउ, यस। हमारे सेम नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगर मैं हर्ष नाम की भी बात करूँ, हाँ। तो HKRSH, अगर कोई हरीश है, उसका हाँ। हर्ष लिख दिया और आज हर्ष गुप्ता जी पहुँचे कि ये यस, तो मेरा है। यस। मिलेगा नहीं, हाँ, पर टाइम लगेगा। बनाएँगे। उस हरीश और इस हर्ष की बात तो कोर्ट सुनेगी ना। हाँ, हाँ, हाँ। सो दैट इज़ इस वो चीज़ कि हमें क्या हम ले रहे हैं। अगर मैं इसमें भी एक प्रॉपर्टी का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल में ना प्रॉपर्टी चलती है। हाँ, मैं ले रहा हूँ एक प्रॉपर्टी जिसका एड्रेस है सपोज़ B39 XYZ नगर। यस। B39 इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मैंने उसमें ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर ले लिया। ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने पूरी बिल्डिंग ले ली। लीगली बनाएँगे। मैंने वो बिल्डिंग खरीदी थी सपोज़ किसी गोयल, मिस्टर गोयल से। गोयल साहब कल को वापस आ रहे हैं, दीदी ये छत तो मैंने बेची। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में रूफ राइट अब तो स्टाइल लिखा ही नहीं था। अच्छा। तो वो रूफ राइट के लिए हमें हाँ। उसको ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश तो सही लिखी थी उसने, हाँ, 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 हाँ। वो पार्टी ने पढ़ भी ली, पढ़ ली, हाँ। बट जहाँ वकील साहब का रोल था वो रह गया। हाँ, हाँ, तो इस टाइप की चीज़ें हैं कि हम क्या ले रहे हैं, वो उसके अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा है या नहीं, दैट आल्सो मैटर। हाँ, एंड थर्ड चीज़ उसकी अटेस्टेशन कौन कर रहा है, विटनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हाँ, डेट्स उसमें प्रॉपर मेंशन हो। हाँ, एंड फिर अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत एक हाहाकार मचा हुआ है कि प्रॉपर्टी में म्यूटेशन करानी भी ज़रूरी है। एंड चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दी मदर डीड टिल दी करंट पोजीशन, सारी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किसी ओनर के पास होनी चाहिए, देन ओनली द ओनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड। अदरवाइज रजिस्ट्री इज वन डॉक्यूमेंट व्हिच इज जस्ट रजिस्टर्ड, दैट्स इट, ओके। दैट डज नॉट प्रूव योर ओनरशिप। अच्छा, मतलब बस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो एमसीडी के पेपर हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, और वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। होनी चाहिए लीगली। कब किसने मदर डीड से मतलब हो गया कि प्रिंसिपली जब 1947 जगह में प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी थी, या अच्छा। जब भी वो बनी थी तो वो हाँ, किसकी थी। हाँ। तो एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड यू ऑल कितनी द बार भी की कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेंज आपके पास होनी चाहिए, हाँ, देन दैट इज हाउ योर ओनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड। एंड हाँ, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट इट क्लियर। कि हाँ, mere registry and is just making you one title holder, that's ओके। it. हाँ, You are not the owner of that तो property. proof With तो this you have other things as well, हाँ, for example हाँ, electricity bill, हाँ, property tax, हुँ। MCD mutation, tax receipts and everything. आपको जो काम है सारा वो लीगली प्रॉपर चेन ऑफ कमांड सब चीज़ आपके पास एक होना चाहिए। एग्जैक्टली, सब कुछ होना चाहिए, हुँ। एंड बाय सब कुछ मीन सब कुछ। जैसे रियल एस्टेट की आप अभी बात कर रहे हैं, लैंड की हो गया, फ्लैट का हो गया। सो अभी एक रेरा अथॉरिटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो व्हाट डू यू फील कि जो लोग हैं उनको रेरा में एक्चुअली अपना जो जजमेंट है वो अच्छा मिल रहा है? और जो एक फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है, कहीं न कहीं वो पहले कोर्ट से उनको जाना पड़ता था फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बट एक जैसे रेरा है, फॉर कंपनीज़ एक्ट वी हैव एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या जो कंपनीज़ के अलग से कोर्ट हैं, जिसको हम एनसीएलटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं जो ये डिसीजन लेने से जो गवर्नमेंट ने ये एफिशिएंसी लाया है, इससे कहीं न कहीं जो आम पब्लिक है उसको कहीं न कहीं फ़ायदा मिलना चाहिए? डेफिनेटली फायदा तो मिल ही रहा है। सी, अगर हम प्रिंसिपली बात करें, एक टाइम था यही जब ये एनसीएलटी रेरा नहीं थे, हाँ। सारे बर्डन सिटी कोर्ट के सभी था। और उन्हीं दिनों की वो बातें जब 10-10 साल केस चल जाते थे। हाँ। अब तो ऐसा नहीं है। यू गिव मी वन रिसेंट एग्जांपल जिसके अंदर क्योंकि कोर्ट्स में रश ज़्यादा है इस वजह से डिले हुआ। डिले हुआ। ऐसा नहीं होता। हाँ। ठीक है, देयर आर टेक्निकलिटीज, देयर आर ग्लिचेस, देयर आर सम मिसहैपनिंग्स एज़ वेल। हाँ। तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी ऑफ द गॉड्स एक्ट, यार उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, इन सब चीज़ों के, इन सब ट्रिब्यूनल्स के बनने से कोर्ट्स का काम फैसिलिटेट हो गया है। एंड जब मेरे को, अगर मैं आज एक जज हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज एक जज हूँ, मुझे मैट्रिमोनियल भी देखना है, आज रेंट कंट्रोल भी देखना है, देन मुझे किसी का सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देखना है, देन मुझे किसी का पोजीशन नहीं मिली वाला डिस्प्यूट भी देखना है, और मुझे किसी कंपनी की डिसोल्यूशन भी देखनी है। सो मेरी एफिशिएंसी कितने निकले? कमीशन एक्स माइनस जितने मैंने फैक्टर्स बताए हैं वो। अगर आज मैं रेरा कोर्ट में हूँ, मुझे सिर्फ रेरा ही देखना है, तो मेरा एक पर्पस, मेरी एफिशिएंसी डेफिनेटली मल्टीप्लिकेट हो जाएगी एन नंबर ऑफ टाइम। हाँ। सो दैट इज द मोर बेनिफिट अबाउट दिस फैक्ट कि हम रेरा बोर्ड्स या एनसीएलटी, बीआरटी, इस टाइप के जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वंडर्स आर हैपनिंग देयर बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर jurisdiction, दे हैव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसी से उन्हें लीड हाँ। दैट। So I think the government
is making different bodies for more efficiency. Yes, and that is the kind of That is the mechanism news. we are dealing with हाँ, such a such a big population and which is not very well informed हाँ, as of now. हाँ, The change is definitely coming and I'm appreciating that. हाँ, But वो change जब तक आ रहा है during the process, हाँ, उस change के according नहीं उस during the process of the change अगर मेरे पास ये सारी bodies हैं, है, सो मेरी एक तरीके से brainstorming ही वैसी हुई है कि मेरे पास ये assurances हैं, मेरा अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जो मेरे को बिल्डर से कोई प्रॉब्लम है, बिल्डर से डिस्प्यूट है, तो मैं रेरा में जा सकता हूँ। मेरे पास नॉलेज है तो वही नॉलेज इज़ पावर, सो मैं पावरफुली अपनी बात रख सकता हूँ और मेरी बात सुनी भी जाएगी। हाँ। आई फील फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है ना वो हमेशा सिर्फ हुँ। सेविंग्स के बारे में नहीं है। करेंगे इट ऑलवेज रिलेटेड टू कंप्लायंस आल्सो कि आप जो भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो हमेशा वो लॉ का कंप्लायंस है ये। सो अंजुन भाई जैसे क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस होते हैं। रियल एस्टेट होता है, गोल्ड होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, अलग ही डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस होते हैं। तो क्या होता है जब भी हमने इन्वेस्ट करा, हमने उस टाइम में नॉमिनेशन कर दिया। हुँ। सपोज आई इन्वेस्टेड इन माय नेम एंड आई पुट माय ब्रदर एज़ अ नॉमिनी। मैंने अपने भाई को नॉमिनी बना दिया। बट इफ समथिंग हैपेंस टू अ पर्सन जिसने इन्वेस्ट करा, सो मैंने कहीं न कहीं सुना है कि जो नॉमिनी है वो भी चैलेंज हो जाता है। बिकॉज़ तो नॉमिनी और जो लीगल हायर होता है, कि सपोज़ इन केस ऑफ मिसहैपनिंग ऑफ ए पर्सन, तो उसने बी को नॉमिनी बनाया और उसकी फैमिली में सी भी है, डी भी है, तो उसके इमीडिएट क्लोज़ मेंबर्स हैं। हुँ। तो आपको क्या लगता है नॉमिनी और जो लीगल हायर उसमें क्या बेसिकली फ़र्क है? फॉर आवर ऑडियंस जो अपने एसआईपी की यात्रा शुरू कर चुके हैं या अभी करेंगे आगे जाके? मैं सबको बता देता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि नॉमिनी इज़ अ टेम्परेरी कस्टोडियन व्हिच हुँ। इज़ देयर एस्टैब्लिश्ड बाय द बैंक और बी इट एनी फाइनेंशियल बॉडी। कैसे थे मतलब जो सिर्फ करना ध्यान रख रहा है बिल्कुल Yes, he चीज़ों is a का। temporary beneficiary हाँ, post the death of one person. हाँ, That's it. हाँ, And the legal heir is the actual entitlement holder हाँ, who may claim it afterwards if he has a grievance about that normally being benefited of the said death हाँ, index. हाँ। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीगल हायर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सपोज़ एक ए पर्सन है, ही इज़ अ मेल Hmm. मेंबर एंड सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। Hmm. उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मदर है, फादर है। अब ये जो पर्सन है इसकी डेथ हो गई, Hmm. ठीक है? और उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया। सो हू आर द एक्चुअल लीगल हायर्स? Class 1 legal heirs मेरी वाइफ मेरे बच्चे हैं। अच्छा, Hmm. तो सपोज़ ए पर्सन जो है उसकी वाइफ एंड बच्चे जितने उसके हैं, बच्चे हैं। वो मेन दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ लीगल हायर्स। इनिशियल क्लास 1 उसका लीगल है, क्लास 1 लीगल है, क्लास 2 हाँ, उसमें लॉ में बड़ी सारी राइफिकेशंस हैं एंड देयर आर सर्टेन जजमेंट्स व्हिच से अदरवाइज। हाँ, सो वो एक बड़ा डिस्कशनेबल टॉपिक है। हाँ, उससे उसकी डेप्थ में ना जाते हुए हाँ। वरना तो कोई वकीलों को पूछे। बट सो हाउ टू प्रोटेक्ट दिस कि अगर मैंने नॉमिनी बना दिया और मेरी लीगल राइट्स भी हैं बट एज अ पर्सन ए आई वांट टू गिफ्ट ये जो प्रॉपर्टी है ये गोल्ड है ये म्यूचुअल फंड है टू अ स्पेसिफिक पर्सन तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम ये कर सकते हैं अगर मेरे को जीते जी देनी है तो दे ही दो, हम्म, फिर तो कोई बात ही नहीं। हाँ फिर तो मेरी अगर ट्रांसफर हो मैं गया ये आपका। चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये इस पर्सन को मिल जाएगा उस पर्सन को मिल जाएगा, विल कम्स इन क्वेश्चन, अच्छा, विल कम्स इन द हाँ, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल? विल इज बेसिकली एक विल मेरा वर्ड मतलब है इंग्लिश वर्ड विल, मेरी एक इच्छा है हाँ, कि मेरे बाद हाँ, मेरी ये चीज़ फलानी एक्स वाई जेड जो मैं यहाँ लोन करता हूँ हाँ, और वो मेरे बाद उसको मिल जाए। हाँ, उसको में कोई भी हो सकता अच्छा, है, नॉट नेसेसरली वो मेरा क्लास 1 लीगल है या नहीं है। नॉट जरूरी वो कोई सब ब्लड रिलेटिव हो नॉट मतलब वो एट अपनी ऑल, सिबलिंग को भी वो any will- third person with beyond me, हाँ, any second person beyond me can be the beneficiary of that will. सो व्हाट आर द 3 to 4 थिंग्स दैट अ पर्सन व्हाइल मेकिंग द विल जब वो अपनी विल बना रहा है तो वो उसके अंदर वो चीजें इंक्लूड करे पर्टिकुलर वो क्या 3-4 चीजें हैं? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक जो है। भी वो एसेट है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी हाँ, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे। हाँ, सपोज मेरे पास एक फ्लैट है हाँ, और मैं अपनी विल में चाहता हूँ कि वो मेरे 4 बच्चों के नाम हो जाए। ठीक है। तो मैं उस फ्लैट को या उस पूरी प्रॉपर्टी को बताऊँगा कि इसमें से 200 गज में से 50 उसका है, जिसके अगली पिछली तरफ ये है, ये वाला उसका है, 50 उसका है। मैं जनरली लिखता हूँ कि 50-50 चारों का है। चारों तो डिवाइडेड शेयर हो हाँ, गया। हाँ, एक कहेगा जी मेरा पहले है, मेरे दादा सेवा करी थी, हाँ, मेरा हाँ, पहले है, हाँ, मैंने कम सेवा करी थी, उसने कम सेवा करी थी, उसको पहले का मिल गया। तो ये तो एन नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स के अंदर आई ना। अगर मैं पहले से ही इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में विल के अंदर लिख जाऊँगा हुँ, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एंड विल इज ऑल्सो मैं बता दूं हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। विल इज वन डॉक्यूमेंट बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बोथ आर इन्फोर्सिबल एंड बोथ आर चैलेंजेबल। अच्छा मतलब रजिस्टर्ड हो गई या अनरजिस्टर्ड हो बोथ कैन बी चैलेंज। बोथ कैन लीडर। हाँ, यस। सो बोर्ड के मामले में हम स्पेसिफिक टू सेट बात करें हमने रियल एस्टेट के मामले में बताया कि अगर आपको कोई लैंड है और 200 गज में से 50 गज इधर है तो यू हैव टू मेंशन कि इसके साथ और ईस्ट ये वेस्ट है नॉर्थ साउथ में क्या नॉर्थ वेस्ट ठीक है। कमिंग टू गोल्ड, गोल्ड के ऊपर कोई स्पेसिफिक नंबर होता है जैसे हॉलमार्क नंबर होता है या गोल्ड का ज्वेलरी मेकिंग नंबर होता है।
तो क्या वो भी विल के अंदर हमारे को डलवाना चाहिए? यस, डेफिनेटली। एंड टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, डीमैट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गए, उस पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए? उस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो नॉमिनेशन, आप तो मोर देन वन नंबर ऑफ नॉमिनेशन बच सकते हैं, हाँ। सो आप उसके अंदर बाइफिकेट तो कर ही सकते हो। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि यू आर वन ऑफ द लीगल heirs में फाइल अ चैलेंज फॉर द नॉमिनेशन, हाँ, देन यू क्रिएट मोर बैकिंग फॉर देम एंड उसके अंदर आप अपने विल में लिख सकते हो, हाँ। उस विल को रजिस्टर करवाओ। आई गेस उसमें अपना हम्म। आईसिन नंबर, फोलियो नंबर मेंशन करना शुड बी। फुल में करो, आपके पैन नंबर से रिलेटेड जो भी कुछ है, बेसिकली गवर्नमेंट आइडेंटिफाई, बट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई दिस योर पैन नंबर, हाँ, फुल नंबर इज अ सेकेंडरी हाँ, थिंग, which I'm not saying government denies it, हाँ। but government has certain questions for it can as well. सो आई थिंक जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कैन बी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी Yes, कार्ड, वो बहुत दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड ऑलवेज यूज एंड आप इनका नंबर हमेशा डलवा देना चाहिए। exactly your passport, PAN card, your identification, UID है। ये राइट, यूनिक आइडेंटिटी। एंड यू नो विद दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू टेल कि जो स्टॉक मार्केट है, नाउ यू कैन ऐड अप टू 10 नॉमिनीज। Yes. And now the SEBI and AMFI, Association of Mutual Funds in India, and Securities and Exchange Board of India has mandated कि जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो, अब उसका पैन, आधार, स्पेसिफिक ईमेल आईडी एंड स्पेसिफिक मोबाइल नंबर इज Correct. कंपलसरी। सो आई गेस कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्निंग बॉडीज है, वो कहीं ना कहीं सेफ प्ले कर रही है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान ना हो और उनको जो हक है उनका। Exactly. सपोज मेरे फादर ने मेरे लिए एसेट्स बिल्ड करे तो अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इजीली ट्रांसफर हो रहा है। Exactly. मिल जाए और वो उस समय अगर मिलेगा ही हाँ, मुश्किल से, हाँ, हाँ। so the time of performance is very less हम्म, as we talk about it. मिलेगा ही मुश्किल से तो मैं उस पे क्या एफर्ट लगा कि क्या उसको मल्टीप्लिकेट करूँ और क्या कर मेरी हेरिटेज आगे जाएगी, हम्म। वो वाली बात भी तो आ जाती है। So, Anshuman, we have many different family-run businesses in India. हम्म। टाटास हैं, अंबानीज हैं, बिरलास हैं, कोटक्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं और जो नॉर्मल बिजनेस कर रहा है बंदा, उनके अंदर क्या फर्क है फ्रॉम द लीगल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे अब उनकी नई जनरेशन भी आ गए हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अंबानी फैमिली की बात करें, सो नाउ ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, दे ऑल आर इन द लाइन, दे आर ऑल हैंडलिंग द डिफरेंट बिजनेसेस। पहले इनसे पहले धीरू भाई अंबानी हुआ करते थे। सो इट लेड टू अ फ्यूड बिटवीन अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। सो ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स ना हो इन द मिडिल क्लास फैमिलीज या जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 फैमिलीज जो मतलब बिजनेसेस रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिठाई की दुकान है, कोई साड़ी की दुकान है, जो अभी रन हो रही है एग्जैक्टली। सो आपको ऐसी क्या सलाह आप हमारे इन्वेस्टर्स को देना चाहोगे या सब्सक्राइबर्स को जो बेसिकली फाइन एवरीथिंग, अगर मैं साड़ी का बिजनेस रन कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा मिठाई की दुकान चला रहा हूँ, कोई भी एक्स कोई वाई, मिक्सर है? मैं एक प्रोप्राइटरशिप हूँ, हाँ, मेरे दो बच्चे हैं, हाँ, मैं जेंडर पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे दो बच्चे, दो बच्चे, हाँ। मैं चाहता हूँ दोनों को आधा आधा मिल जाए, तो मैं पहले से या तो डिफाइन कर दी था, उसके अंदर फिर वो उनकी क्या फैमिली सेटलमेंट बनती है वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर ऑप्शंस इन इट कि अगर मेरी 10 पार्टियां हैं तो मैं 5 एक को दे दूँ, 5 एक को दे दूँ, 5 का प्रॉफिट में, एक बड़े वाले का 5 प्रॉफिट छोटे वाले का, हम्म, या इस तरीके की, मतलब मैं अपने जीते जी ही डिफाइन करके जाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। हम्म, बाद में तो डिस्प्यूट होगा ही होगा, ऐसा हमारा मानना है। हम्म, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि या कोई भी ऐसा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनने के बाद इन्फोर्स होते हैं, हम्म, सो वो किस वजह से फाइल होते हैं या किस वजह से बनाए जाते हैं, किस हाँ, वजह से रजिस्टर करे जाते हैं, हाँ। ताकि हमें कहीं ना कहीं हमें पता है कि डिस्प्यूटेशन है। सो आजकल ना एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट चल रहा है, ट्रस्ट। लोग क्या करते हैं कि अपना जितना भी वेल्थ है वो मेरे नाम में है, सो दे ट्रांसफर इट इनटू असेट, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का क्या व्यू पॉइंट है और जो ट्रस्ट है उसको अगर आप लेमन लैंग्वेज में बता पाए कि ट्रस्ट का क्या यूज है और उसको क्या प्रोटेक्शन मिलता है फॉर द इन्वेस्टर्स? सी, ट्रस्ट बहुत लंबा टॉपिक है। पहली बार, ट्रस्ट के अंदर क्या है कि ट्रस्ट इज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। Trust can own certain lands, trust can own certain assets and everything. But trust जब बनाया जाता है तो there are members in the trust. To my knowledge, इसका जो ट्रस्ट एक्ट है that is enforced was in 1800 something. 1800 ईयर में कभी वो 200 साल पुराना एक एक्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर हमारे को ये एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है इनिशियली दैट आई एम नॉट द ओनर, द ट्रस्ट एंड देयर आर मेंबर्स इन द ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के मेंबर्स को उस ट्रस्ट को चलाना होता है एंड ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट इज मेड बेसिकली फॉर द पब्लिक वेल। सो अगर किसी को प्राइवेट ट्रस्ट बनाना है दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। नहीं, प्राइवेट ट्रस्ट आप बना लो हाँ। बट आप उसमें से प्रॉफिट्स नहीं गेन कर सकते। अच्छा, जो obviously जो ट्रस्ट का महत्व है वो वहीं की वहीं यस, यू हैव टू ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए आपको पब्लिक वेलफेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने उसी की बेसिस पे ट्रस्ट एक्ट की कॉम्बिनेशन भी यही है कि आप पब्लिक वेलफेयर करो हाँ। और तभी आपको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो यू नो व्हाट आई फील इज कि ट्रू वेल्थ इज नॉट व्हाट यू अर्न। आपकी जो Exactly. फैमिली इनहेरिट कर ले ढंग से, हम्म। जो आपने इतने साल मेहनत करी है, 40 साल 50 साल, आई गेस दैट इज अ रियल वेल्थ।
एग्जैक्टली, अब तो ऐसा बड़ी कॉमन सी सेइंग भी बन गई है यार कि जो पिताजी छोड़ के जा रहे हैं बेटा वो समाज भी ले तो जंग ही की। जंग नहीं थी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि कहीं न कहीं अच्छा एक और हमारे इन्वेस्टर्स हमारे से बहुत बार पूछते हैं, जो फीमेल इन्वेस्टर्स हैं खासकर कि जैसे मेरे फ़ादर का बिज़नेस है एंड वी आर 2 सिबलिंग्स सपोज़ मी एंड माय सिस्टर। तो हो सकता है कि हमेशा कहते हैं कि जो फ़ादर का बिज़नेस है, फ़ादर की प्रॉपर्टी है, वो सीधा बेटे को दें। बट जो बेटी है, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंटायर। तो जो वुमेन्स है, क्या आजकल कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है, कोई स्पेसिफिक लॉ है या कुछ ऐसा कोई एक्ट है जिसके अंदर स्पेसिफिक है कि भई फीमेल्स भी अपना जो हक है वो क्लेम कर सकती हैं, अपना शेयर गेन कर सकती हैं? कोई वुमेन स्पेसिफिक नहीं है, हाँ, बट द लॉ इज वेरी क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट दैट एवरी चाइल्ड, हाँ, be it male or female, ओके, have their right over the inheritance of their father or mother or family. हाँ। That's मतलब चाहे कोई भी ऐसे yes, anything, only. Equally, a girl child is also entitled as the boy can be, हुँ, unless उसके father कोई भी लेके आए, हुँ, then there's no challenge करने का हक है. देन तो आफ्टर मैरिज आल्सो दे कैन Yes, yes, it is not. देयर इज़ नो लॉ कि मैरिज के बाद आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, nothing of that sort. तो अभी क्या हुआ ना 2020 के बाद से इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना वहाँ पर रिकॉर्ड ग्रोथ है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अभी हमारे आई गेस 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, 5.5 करोड़ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं एंड वी आर स्टिल 140 सीआर हमारे 70-80 करोड़ टाइमर हैं। तो जब ये बढ़ता हुआ जो नंबर है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कभी बबल ना क्रिएट हो जाए, कोई बबल ना बर्स्ट हो जाए। सो जो बंदा एज़ अ इन्वेस्टर इसी ट्रांज़ैक्शन में एंटर कर रहा है टुवर्ड्स एनी स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक कि उसके लिए क्या प्रोटेक्शन राइट्स हैं वहाँ पर? सी, अगर प्रोटेक्शन राइट्स तो फिर से मैं वही कहूँगा, अभी सेबी है, सही है। ट्रस्ट गवर्नमेंट, हाँ, दे आर विद यू, हाँ, दे आर नेवर अगेंस्ट यू. हाँ, सो प्रोटेक्शन राइट्स तो उसके वहाँ से हैं. हाँ, बट अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, जब एक लाइफ टाइम का काम करके मोर देन अ डिकेड कुछ अर्न करके हाँ, करके हाँ, एक कॉर्पस बना के हाँ, वो उसको कहीं लगाने जाए, हाँ। तो मैं कहूँगा कि 10 साल काम करके जो कमाया उसमें 10 दिन की पढ़ाई करके लगा के तो वो ज़्यादा बेटर बेटर है। है. हाँ। या फिर 10 20 30 हज़ार लाख So रुपए there should be खर्च no के hurry to do unnecessary investments. एक प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्टेशन ले लें, जो भी उसकी कॉस्ट होती है वो. So how to find a good consultant? देखो इतने सारे लॉयर्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर? या ऐसी अपने जो लॉयर है उसमें क्या ऐसी कैपेबिलिटी देखें, 2 या 3 चीज़ें देखें कि ये मेरे को कैसे हेल्प कर सकता बेसिकली कोई लॉयर कम अच्छा नहीं होता, कोई डॉक्टर कम अच्छा नहीं होता, कोई कंसल्टेंट कम अच्छा नहीं होता. जिससे आपका मेंटल क्वेश्चन से या मेंटल अलाइनमेंट मैच कर रहे हैं, दैट इज़ योर लॉयर. है? मैं ये नहीं कह रहा कि फलाने से ही काम करा लो क्योंकि वो ज़्यादा पैसे ले रहा है, फलाने से ही काम करा लो क्योंकि वो कम पैसे ले रहा है. जो आपको समझ आता है उससे करा लो. आपको समझना है कि आपके हित की बात कौन करेगा, कौन नहीं करेगा. सो डाउन द लाइन आप इतने लोगों से मिलते हो, यू हैव सो मेनी केसेस गोइंग ऑन, आप रेगुलर कोर्ट में भी इंटरेक्शन करते हो, चाहे लॉयर्स हों, चाहे जो केस जिनका लड़ने वाले हों। सो डू यू थिंक कि जो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है अबाउट लॉ, स्पेसिफिक टू लॉ कहीं अभी लोग अवेयर हो रहे हैं अब इस बारे में? बहुत माइक्रो लेवल पे वो चीज़ें अभी पहुँच रही हैं, बट देयर इज स्टिल अ गैप इन दैट। देयर इज़ अ मेजर गैप. हाँ, वन वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि लोगों को नहीं पता है. आई कैन बेट हाँ, बहुत लोगों को सेबी की एग्जिस्टेंस के बारे में भी उन्हें. तो व्हाट इज़ वन और टू वेज़ दैट पीपल कैन गेट टू नो अबाउट दीज़ लॉज़? कोई सिम्प्लीफाइड तरीका है या हमारे जो कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स, कोई ऐसी वो कुछ मुहिम चलाते हो या वो जैसे अवेयरनेस सेशंस देते हो या आप अपना कुछ पर्सनल लेवल पे करते हो? हम पर्सनल लेवल पे सबको अप्रोच तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं. अगर कोई हमारे पास तो कनेक्शन अपावर्ड का या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ लेकर आता है तो कोर्ट को उनको क्लाइंट्स को बताना कि देयर इज अ सेपरेट कोर्ट, हाँ, देयर इज अ सेबी बोर्ड, हाँ, देयर आर डीआरटीज. हाँ, उस पूरे प्रोसीजर से डिलीवर्स कराना वो हमारा काम है. वो करते हैं डेफिनेटली ताकि द प्रोफेशनल टिकी एंड जॉब. सो वो हम करते हैं. बट कोई कोर्ट्स ऐसा क्यों करेगा? कोर्ट्स के पास तो हम जाते हैं. कोर्ट हाँ। का काम है. नहीं कोर्ट की बेसिक लेवल पे अवेयरनेस कुछ सेशंस या फिर कोई ऐसे अवेयरनेस सेशंस तो चलते ही रहते हैं फ्रॉम हाँ, दी बार एसोसिएशंस या कुछ ऐसी लॉ फर्म्स हैं जो डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए काम करती रहेंगे. बट जब तक मेरी इंटरेक्शन क्यों होगी? अभी तो बेसिक जानना तो हुई है ना लोगों की कि वकील के पास तो मजबूरी नहीं जाना या डॉक्टर के पास तो मजबूरी नहीं जाना है. कुछ हेल्थ सेशंस लोग अटेंड करने लगे हैं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कम है. कुछ हेल्थ सेशन लोग हैं, कुछ लीगल सेशन लोग हैं, तो सुनो होने लगे हैं. हाँ, क्योंकि डिजिटली वो लोगों तक एक रीच बढ़ गई है तो उसका ये बेनिफिट है डिजिटल इंडिया का. वन ऑफ द बेनिफिट्स की पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ द हाँ। दोज थिंग्स व्हिच आर क्रूशियल टू देम. सो जब अपनी महाभारत का युद्ध हुआ था
तो अर्जुन के पास जो भी है, अर्जुन के पास 2 ऑप्शन थे। आइदर ही कुड चूज़ कृष्ण जी और ही कुड चूज़ नारायणी सेना, बट ही चोज़ कृष्ण जी। सो आई गेस आपकी कोई भी फ़ील्ड हो, वेल्थ की फ़ील्ड हो, डॉक्टर से रिलेटेड हो, लीगल हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, सो आई गेस यू नीड टू हैव अ लीगल एडवाइज़र या कहीं न कहीं यू नीड टू हैव अ गुड सारथी। एग्जैक्टली एंड हाँ, अबाउट नॉट अबाउट साथी यू नीड टू एक्चुअली हैव मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर काम आप खुद कर गुड सकते कर हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आप नेट पे पढ़ के दवाई भी ले सकते हो, हाँ, आपको डॉक्टर साहब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप नेट पे पढ़ के अपना केस भी कर जी, सकते हो, राइट। आपको वकील साहब की ज़रूरत नहीं है। बट क्या वो नेट पे पढ़ना इनफ है आपकी सिचुएशन के लिए? हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। आप ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, आप किसी सामने वाले से अपने हित की बातें नहीं निकलवा सही सकते। कहा। जब तक आप उस प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं हो, आप प्रॉपर कंसल्टेड नहीं हो, तब तक आप कैसे करो? नॉलेज नॉलेज नहीं है, पावर ही है, कैसे करो? लेकिन आप यात्रा जो भी शुरू करो, क्या लीगल यात्रा हो, बेस क्या था, यू नीड टू हैव अ गुड एडवाइस। यस, आप अगर आप गाइडिंग ही ठीक नहीं हो, तो वही बात है ना, बुनियादी पुख्ता नहीं है तो मकान पायदार कैसे बने? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो तो आपकी बोले तो क्लियर फाउंडेशन फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन लीगली साउंड होनी चाहिए। हाँ, अगर हम किसी बॉडी की बात करें, स्पोर्ट्समैन की बात करें, तो वो मेडिकली फिट होना जैसे सबसे पहला मैंडेट है। हाँ, ऐसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट्स की यात्रा लीगली साउंड होनी चाहिए, हाँ, एंड यू नो लीगली व्हाट आई प्रोटेक्टेड होनी गेस चाहिए। अवेयरनेस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। अगर आपको अवेयरनेस है ना, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे लीगली, दैट इज़ आई गेस द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड द बेस्ट वन दैट यू कैन डू। आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, अभी तो मार्केट ट्रेंड होता क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। देन मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता हो, ये सब चीज़ें पता हो। हाँ, देन आपके पर्सनली क्या लाइबिलिटी उसमें से इम्प्लिकेट हो सकती है, वो आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मैं क्विक रैपिड फायर, अगर आप ये 5-6 क्वेश्चंस के सवाल जल्दी हमारी ऑडियंस को देते हैं। वन लॉ दैट एवरी इन्वेस्टर शुड नो। That study is there हुँ, to protect you for the rebases as well and for the initial protection. ओके, सेबी ज़ेपा Yeah, ग्रीवेंस definitely. रिड्रेसल मैकेनिज्म। Yes. द मोस्ट इग्नोर्ड कंप्लायंस मिस्टेक दैट बिज़नेसेस मेक। खुद ही पढ़ लेता हूँ। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। मैं एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूँ और मैंने उसे खुद ही पढ़ लिया, हाँ, मैंने नहीं पढ़वाया किसी प्रोफेशनल से, तो वो मेरी गलती है। दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड कि मैंने कोई लीगल ओपिनियन नहीं लिया या लीगल एंगल इग्नोर नहीं करा। लीगल एंगल एक्सप्लोर नहीं करा, ओपिनियन नहीं लिया, पढ़वाया नहीं। So law or markets, which one reacts faster to emotions? मार्केट्स। Markets. One change you want to see how Indians manage their money legally. हाउ इंडियंस मैनेज देयर मनी लीगली? Legal. One change that you want. दे मस्ट ट्रस्ट देयर एडवोकेट्स। हाँ, एक बहुत बड़ी एक कर्टेन है जो लोगों को लगता है कि वकील ने करा ही क्या है। अभी बड़ा रीसेंट एग्जांपल है, आई वाज डीलिंग विद द केस एंड देयर वाज एन एमओयू बिटवीन अ मैट्रिमोनियल केस, देयर वाज एन एमओयू बिटवीन द मेल पार्टी एंड द फीमेल पार्टी and the male's mother called me up. I was fighting the case on the male side. The male's mother called me up कि सामने वाले वकील साहब ने ना एक एमओयू बना के भेज दिया, कम वो साइन कर दें। आई ऑब्वियसली टोल्ड कि मैम आप एक बार पढ़वा दो, तभी तो कुछ होगा। देन she asked me, first surprising aspect of it is that she asked me about my fees. लोग वो भी नहीं पूछते। Then when she asked me, I told her whatever the X amount. She says कि इतने का क्या काम है, पे कर ही तो पढ़ने हैं। हम्म, वी नीड टू टैकल दैट, वी नीड टू, हम अपने आप से ही उसको चेंज करेंगे कि ये तो करने करेगा। मेरा क्लियर रिप्लाई का हूँ कि मैम यही तो मेरा काम है। सो वेरी क्विक, आपने एक मैट्रिमोनियल वर्ड यूज करा और आजकल इंडिया में एक चीज होता है कि जैसे 45 लाख 48 लाख शादी तो हमने सुन ली, ये अक्टूबर टू जनवरी में हो रही है। डिवोर्स के बारे में बहुत लोगों का ओपिनियन है कि जो एलिमनी का एक कंसेप्ट आ गया कि चाहे हम दोनों साइड से बात करते हैं, हो सकता है मेल मेंबर्स गलत हो सकता है फीमेल्स गलत हो, बट इन इन्वेस्टमेंट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वी आर सीइंग कि एलुमनी का बहुत पैसा आ रहा है इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स, कि जो फीमेल्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिवोर्स के बाद एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है ड्यू टू गुड लॉ। बट क्या आपको क्या लगता है कि जो एलुमनी वाले कंसेप्ट है कहीं ना कहीं मेल मेंबर्स को एक्सप्लॉइट करा जाता है या फीमेल्स को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है? व्हाट इज योर टेक इन द केस ऑफ एलुमनी? नहीं 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 नहीं, मेल एक्सप्लॉइटेशन, सी इस तरह एक डेप्थ में समझना बड़ा यस, जरूरी यस। है। इंडियन लॉ एक कस्टमरी लॉ है। हाँ, हमारे कुछ रिस्पेक्टेड कस्टम्स से इनके बेसिस पे वो लॉ फॉर्म हुआ बिल्कुल। एंड विद टाइम वो लॉ चेंज हुआ। हाँ, ये चीज़ मैट्रिमोनियल में लोगों को देखने में लगता है कि यार फलाने को 2 करोड़ का कंपनसेशन मिल गया, या किसी सेलिब्रिटी की वाइफ को बहुत बड़ा कंपनसेशन मिल गया। हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा एलिमनी मिल गया, कंपनसेशन इज डिफरेंट। डिफरेंट वर्ड, हाँ। सो बहुत बड़ी एलिमनी मिल गई, तो एक भी केस आप मेरे को दिखा दो, बता दो जिसके अंदर मैं ये कह दे
कि उसकी बात नहीं सुनी गई। हाँ, कोर्ट्स का वर्किंग बहुत डिफरेंट है। कोर्ट डज नॉट विन लूज की चीज नहीं है। नहीं है, हाँ। कोर्ट देखता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या आगे हो सकता है, एंड देन दे पुट अ सॉल्यूशन टू इट, एंड दैट सॉल्यूशन इज लीगली बाइंडिंग। वो लीगली बाइंडिंग थिंग किसी भी एक पार्टी के लिए अच्छी होगी, किसी भी एक पार्टी के लिए बुरी भी होगी, बिकॉज दोनों अपनी अपनी बात में सही है। So both the genders are equally protected in that हाँ, case. ऐसा कुछ नहीं है। ये हाँ। बहुत बड़ा एक शैकल है जो शैकल मैं है, ये हाँ। मानता हूँ कि देर आर सर्टेन लॉज Laws. जिसके अंदर वुमेन की सुनी जाती है, बट हम्म। दैट इज हाउ आवर कस्टम्स आर ना। Custom law, हाँ। देयर वाज अ सेटअप जिसके अंदर एक पुराना कस्टम था कि वुमेन विल रन द हाउस हाँ। एंड द हस्बैंड विल अर्न फॉर द हाँ, हाउस। yes. एट द एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस। हाँ। सो हाउस के अंदर तो दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन, contribution है। दोनों की सुनी भी जाती। हाँ। अगर ऐसा होता तो मैट्रिमोनियल कोर्ट्स में मेल का तो रिप्लाई भी नहीं जाता, बट हम जाते गाते मेल रिप्लाई डालता है, Milk. अपनी एलिगेशंस लगाता है, या जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं अपना पॉइंट पुट करता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भी सुनी नहीं जाती, बट अगर कुछ विजिबल है दैट अ वुमन इज एक्चुअली सप्रेस्ड, शी हैज ब्रूजेस और एक्स वाई जेड थिंग्स जो विजिबली बाय द नेकेड आई प्रूव हो रहा है, सो डेफिनेटली ऐसे मेल को भी तो कंट्रोल करना जरूरी है। और ऐसा ही अगर मैं आई कैन बेट अबाउट द फैक्ट एंड ट्रस्ट बाय ट्रस्टिंग द लॉ दैट अगर ऐसा ही किसी सिचुएशन में कोई मेल होता है तो डेफिनेटली वुमेन भी अरेस्ट होगी। इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट कि वुमेन अरेस्ट ही नहीं हो सकती, नहीं ऐसा भी। जो गलत करेगा लॉ उसके साथ सही कर, लॉ उसको सही करने की पावर रखता है। Law He has supports to it. trust that fact, yes. I guess there is a balance. There is a balance, Yes. yes. But एक हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ। कुछ लॉज ऐसे हैं जिसके अंदर गेन द मेल मे हैज टू प्रूव कि उसने गलत नहीं करा है, एंड वो थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाती है। वुमेन डज नॉट हैव टू प्रूव कि उसके साथ गलत हुआ है। बट ये बहुत चेंजिंग सब्जेक्ट है, बहुत इवॉल्विंग चीज़ें हैं। कोई पहले होता था एक सर्टेन डिकेड था जिसको मैं लेट्स नॉट नंबर इट, देयर वाज अ सर्टेन डिकेड जब ये लॉज पूरे चेंज हो रहे थे कि उसी का आउटकम था। तो जब चेंज आता है ना थोड़ी मिसमैनेजमेंट होगी, तो वो जब मिसमैनेज हो रहा था तब ये आया था कि जी 5 लाख रुपए महीने की मेंटेनेंस मांग रही थी, 7 लाख रुपए महीने की मेंटेनेंस मांग रही। नाउ द जजेस इवैल्यूएटेड कि ऐसा भी क्या है कि एक्चुअल में जरूरत है नहीं उसकी भी। जज साहब की सैलरी नहीं है थे जितनी वुमेन को अलग रहने के लिए चाहिए, सही। कंसिडरिंग देयर आर नो चिल्ड्रन इन्वॉल्वड। एंड जो मेंटेनेंस एक मैंडेटरी लग जाती है वो एक फादर की ड्यूटी है। सी अंडरस्टैंड दिस एज द फैमिली आई थिंक आउट अबाउट कि हाउस है, हाउस के अंदर बच्चे भी हैं, तो एक फादर की भी तो उतनी ड्यूटी है ना टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। जैसे मदर उनको रख रही हैं तो रख रखाव के लिए अगर वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से, तो उनको एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना ही पड़ता है, बिकॉज देयर दिस चिल्ड्रन एज वेल। तो बच्चों को लेके अगर मेंटेनेंस किसी को देनी पड़ती है, डेफिनेटली पैसे जाते हैं, सबको बुरा लगता है, बट वो क्यों जा रहे हैं वो कोर्ट्स देखती है, एंड दैट इज वेयर कोर्ट्स आर नॉट इन रॉन्ग और इन बायस, ऐसा कुछ that is how you see सत्यमेव जयते। यस एग्जैक्टली। सो यू नो व्हाट आई फील इज कि फाइनेंस और लॉ ना कोई सेपरेट वर्ल्ड नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो फाइनेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली। और अगर फाइनेंस जो है वो सारा ही लॉ पे बेस्ड है। मतलब पहले हमारे रेगुलेशंस बनते हैं, देन ड्राफ्ट कम्स, देन ही कोई हमारे मार्केट्स के अंदर आगे चीजें पड़ती हैं। ऑब्वियसली बिना उसके तो फिर दिल, बट फाइनेंस क्या है आज की डेट में, हम डिजिटल की मनी को ट्रांसफर पैसे रहे हैं। हाँ। मेरे लिए तो वो पैसे ना जो मैं भी दिख से निकाल के आपका देता हूँ, हाँ। बट ऐसा नहीं है। वो पैसे भी तो मेरे हैं जो मेरे अकाउंट में आए, जो मैंने आपको दिए। आई थिंक एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन। वो सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इज योर पावर। आप डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ को समझो, अपने कंसल्टेंट को ट्रस्ट करो और उनसे बात करो, उनसे समझो, 10 बार समझो। अगर वो आपको कोई 10 लाख का चीज़ समझा के बेनिफिट दे रहे हैं, मेरी समझ ये कहती थी वो अपनी फीस लेते गलत नहीं है, बट वो हमें देने में चुकती है। When that leads to the area of the bottom. डेफिनेटली वो चेंज हो गया तो डेफिनेटली इंडिया इज रीचिंग हाइट्स एंड विल रीच देयर वेयर वी Soon will be the third largest economy. yes, so where we intend to be at number one, we reach there, let's say n number of years, so n minus 10 तो maturity होता है। Thank you Anshu bhai. It was such an incredible like opening session. And you know at से भी आपका भी feel हमारा जो tagline है that is निवेश करो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। But before निवेशन, अपना निवेश पैसा निवेश करने से पहले आपको जो अपना लॉ है या कोई भी सिस्टम है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखो, डॉक्यूमेंट्स इन चेक रखो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट्स रखो, देन आपको जो निवेश की यात्रा है एसआईपी की यात्रा आप डेफिनेटली आगे बढ़ते जाओगे। डेफिनेटली कोई इंटेंशनली आपके साथ बुरा करने नहीं बैठा, बट अनइंटेंशनली भी अगर बुरा हो जाता है तो ट्रस्ट द लॉ, लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। And I would like to thanks our audience for listening to our podcast so patiently. And we'll next time come with more of these podcasts. And if you like कि आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए,
डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे विद सिद्धार्थ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, निवेश करो, आगे बढ़ो।